हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फिर से आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स के लेसन नंबर 12 में आपका स्वागत है। और हम देख रहे हैं, पाठ कर रहे हैं न्यून मांग और अधिक मांग को ठीक करने के उपाय। इसमें हमने पढ़ा कि जो ठीक करने के उपाय 3 है। नंबर 1 राजकोषीय नीति, नंबर 2 मौद्रिक नीति और नंबर 3 विदेशी व्यापार नीति। ये 3 नीतियां हमारी जो कर रही हैं, लेकिन इनमें से जो हमने कल की चैप्टर में हमने किया था वो क्या था, राजकोषीय नीति। इसके बारे में हमने कल की वीडियो में पूरा कर चुके थे, तो ये तुम्हारा कंप्लीट। और आज चलते हैं हम मौद्रिक नीति के बारे में, इसके बारे में करते हैं आज की वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, वैसे भी मौद्रिक नीति के बारे में ये मैं पहले बैंकों के जब कार्य करवाए थे तो केंद्रीय बैंक के कार्य में आपको करवा चुका हूं, लेकिन अगेन दोबारा फिर आपको करवा रहे हैं आज की वीडियो में। तो सबसे पहले मौद्रिक नीति जानेंगे। क्या मौद्रिक नीति वह नीति है जिसके द्वारा किसी बैंक की सरकार अथवा केंद्रीय बैंक अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मुद्रा की पूर्ति, मुद्रा की लागत, ब्याज की दर, मुद्रा की उपलब्धि को नियंत्रित करती है। या दूसरे शब्द में कहें, मौद्रिक नीति का संबंध ब्याज की दर, ब्याज की दर तथा साख की उपलब्धता को जो बैंकों द्वारा साख प्रदान की जाती है उसकी उपलब्धता को नियंत्रित करके समग्र मांग के स्तर को नियंत्रित करके समग्र मांग को क्या करती है, नियंत्रित करके समग्र मांग के स्तर को तथा मांग की सतह तथा संरचना को प्रभावित करने से है। ये हमारी इसकी परिभाषा है। इस परिभाषा के अनुसार आप जानते हैं, ऑस्टिन की परिभाषा ये, ऑस्टिन के अनुसार हमारे अर्थशास्त्री में है, ऑस्टिन उनके अनुसार है कि मौद्रिक नीति का संबंध ब्याज की दर तथा साख की उपलब्धता को नियंत्रित करके समग्र मांग के स्तर तथा संरचना को प्रभावित करती हैं। ये हमारी थी आज इसकी परिभाषा। इसके बाद मौद्रिक नीति के उपाय हम देखेंगे। मौद्रिक नीति के उपाय हम हमारे 2 प्रकार के हैं। समग्र मांग को कंट्रोल करने के लिए, इनको करने के लिए हमारे पास 2 प्रकार के हैं। एक है मात्रात्मक और दूसरा आपका गुणात्मक। एक आपके मात्रात्मक उपाय और दूसरे गुणात्मक उपाय कहें या विधियां कहें या मात्रा दशा नियंत्रण कहें, आपकी मर्जी है। मात्रात्मक में आपके कौन कौन से आएंगे, बैंक दर, नंबर 1 बैंक दर, नंबर 2 खुले बाजार की क्रियाएं, और नंबर 3 न्यूनतम नकद आरक्षित अनुपात में परिवर्तन। नकद आरक्षित, नकद न्यूनतम नकद
न्यूनतम नगद आरक्षित अनुपात में परिवर्तन। विस्तार से हम फिर जानेंगे। पहले जान लेते हैं नंबर 4, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। नंबर 4 आपका है तरलता अनुपात में परिवर्तन। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले हम बात करते हैं या बैंक दर की, उसके बाद हम चलते हैं गुणात्मक बाद में करेंगे। पहले हम कर लेते हैं मात्रात्मक उपाय। बैंक दर। बैंक दर ब्याज की वह न्यूनतम दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक व्यापार बैंक को ऋण देने के लिए तैयार होता है। देखिए यहां मैंने ब्याज दर नहीं लिख के बैंक दर लिखा है। मैंने पहले भी समझा था बैंक दर वह होती है जिस पर रिजर्व बैंक दूसरे वाणिज्य बैंकों को ब्याज पर अपना धन देता है। ये वह बैंक दर है, यानी बैंक के लिए ब्याज की दर है। इसको बोलते हैं बैंक की दर या ब्याज की दर। तो ये हमारी मौद्रिक नीति में किस प्रकार प्रभाव डालती है। यदि दूसरा बैंक दर है, दूसरा इसकी बैंक की दर बढ़ने से ब्याज की दर बढ़ती है तथा ऋण महंगा होता है। इसके फलस्वरूप साख कम हो जाती है और इसके बैंक दर कम करने पर ब्याज की दर कम होती है तथा ऋण सस्ता होता है और साख की मुद्रा बढ़ जाती है। तो ये मौद्रिक नीति प्रभाव करती है। ये देखना, यदि साख बढ़ानी है तो बैंक दर कम कर दी जाती है और यदि साख कम करनी है तो बैंक दर बढ़ा दी जाती है। बैंक दर बढ़ाने पर साख कम होती है क्योंकि पैसा बैंक दर की ज्यादा ब्याज पर मिलता है बैंकों को और आगे फिर वो ज्यादा ब्याज पर लोगों को देना पड़ता है। ज्यादा ब्याज पर कम राशि लेते हैं, कम ब्याज मुद्रा लेते हैं। दूसरा है खुले बाजार की क्रियाएं। मौद्रिक नीति में खुले बाजार की क्रियाएं से अभिप्राय केंद्रीय बैंक द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूतियों को खरीदना तथा बेचना। केंद्रीय बैंक द्वारा प्रतिभूतियों को बेचने से अर्थव्यवस्था में क्रय शक्ति कम हो जाती है। इसके फलस्वरूप साख का संकोचन होता है। इसके विपरीत यदि केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों को खरीदने से अर्थव्यवस्था में क्रय शक्ति बढ़ती है और साख का विस्तार होता है। क्योंकि जब केंद्रीय बैंक खुले बाजार की खुले बाजार से क्रियाएं खरीदेगा, प्रतिभूतियां खरीदेगा तो पैसा बाजार में जाएगा तो साख बढ़ेगी। और यदि बैंक को साख कम कंट्रोल करनी है तो प्रतिभूतियां बेच के अपने पास मुद्रा को अपने पास इकट्ठा कर लेगा। बैंक में पैसा लोगों के पास प्रतिभूतियां, यदि केंद्रीय बैंक द्वारा प्रतिभूतियां बेचने से अर्थव्यवस्था में क्रय शक्ति कम होती है। इसके परिणाम समरूप साख का संकुचन होता है। यदि केंद्रीय बैंक द्वारा प्रतिभूतियों को खरीदने से अर्थव्यवस्था में क्रय शक्ति बढ़ जाती है तो साख का विस्तार होता है। और जो अगला पॉइंट हमारा है वो न्यूनतम आरक्षित अनुपात। इससे मतलब ये है कि जो बैंक है उनको एक न्यूनतम राशि, एक न्यूनतम अनुपात में राशि जो कि जमा होती है उसका एक न्यूनतम अनुपात राशि केंद्रीय बैंक के पास रिजर्व बैंक में रखनी पड़ती है नगद रूप में। एक न्यूनतम कम से कम नगद आरक्षित अनुपात में बैंक के पास, ये रिजर्व बैंक के पास रखनी होती है। तो ये क्या करता है कि बैंक यदि उसको साख बढ़ानी है या लोगों की मांग को बढ़ाना है, न्यून मांग है, तो ये इस राशि को कम कर देता है। इससे इसके पास पैसा कम होकर के लोगों के पास ज्यादा पैसा होता है जिसके कारण लोगों की क्रय शक्ति बढ़ती है और जो न्यून मांग है वो ठीक हो जाती है या फिर बैंकों की जो साख है वो बढ़ती है। इसका उल्टा यदि नगद बैंकों में यदि साख है उसको कम करनी है तो अपने पास जो न्यूनतम नगद आरक्षित अनुपात है इसके अनुपात को बढ़ा देता है ताकि पैसा रिजर्व बैंक के पास रहे, उनके पास ना रहे। अगला है तरलता अनुपात में परिवर्तन। प्रत्येक बैंक को अपनी परिसंपत्तियों का एक निश्चित अनुपात में नकदी या तरल संपत्तियों के रूप में रखना कानूनी रूप से आवश्यक है। इसे तरलता का अनुपात कहते हैं। जो चौथा पॉइंट है ये उसको है बैंक के खुद के पास नगद रूप में रखना, क्योंकि जितनी राशि जमा हो ये जरूरी नहीं है। कुछ सभी लोग टाइम बाद में है, कुछ लोग
पहले भी अपना पैसे लेने के लिए आ सकते हैं। इसीलिए उनको कुछ 15-20% नगद पैसा रखना अपने पास होता है, बाकी सारा साख के लिए ऋण के रूप में दे दिया जाता है। तो इसमें पॉइंट नंबर 3 और 4 में क्या अंतर है? 3 ये बैंक की ये राशि बैंक के पास जमा होती है और ये बैंक केंद्रीय बैंक के निर्देशन पर बैंक के खुद के पास होती है। तो इनमें भी परिवर्तन करके साख को कम ज्यादा किया जा सकता है, जैसे बैंक की दर के द्वारा, खुले दर के द्वारा, इंटरेस्ट। ये 4 प्रकार के आपके पॉइंट थे। इन 4 के द्वारा मात्रात्मक साख पर नियंत्रण किया जा सकता है, जिसका उद्देश्य किसी देश की साख की कुल मात्रा को नियंत्रित करना होता है केंद्रीय बैंक या सरकार के द्वारा। केंद्रीय बैंक सरकार के आदेश से करती है ऐसा, तो करती है। इसके बाद अगला हमारा है गुणात्मक उपाय। मौद्रिक नीति में ये तो देश के गुणात्मक मात्रात्मक उपाय, मात्रात्मक उपाय कौन कौन सी हम उनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले गुणात्मक उपाय है का, तो चयनात्मक उपाय भी कह देते हैं। सबसे पहले ऋणों की सीमांत आवश्यकता में परिवर्तन। आवश्यक स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि जो भी ऋण दिए जाते हैं उनके लिए उनमें जो उनके बदले में जमानत रखवाई जाती है उसमें और ऋण में अंतर। यानी मान लिया बैंक को 1 लाख का लोन देना है, 1 लाख का लोन देना है, तो बैंक क्या करेगी? कम से कम जिसको 1 लाख का लोन दे रही है वो इसको 1,25,000 की परिसंपत्ति अपने पास रखना चाहेगी। जमानत के रूप में कोई भी ऐसी चीज जिसकी कीमत 1,25,000 है। जो 1,25,000 और 1 लाख के बीच का अंतर है 25,000, ये आपकी सीमांत आवश्यकता है। जो ये 25,000 है ये आपकी सीमांत आवश्यकता है। तो जो साख को बढ़ाना चाहती है बैंक या सरकार, जो केंद्रीय बैंक है, तो वो क्या करेगा? जो इसका बीच का डिफरेंस है 25,000 है, ये कम कर देगा। यानी इसे बढ़ाना चाहता है तो ये इसकी जगह ऋण 1 लाख की बजाय 1,25,000 की जमानत पर 1,10,000 का ऋण दे देगा ये, ठीक है, या इससे ज्यादा ऋण दे देगा। और यदि साख को वो कम करना चाहते हैं तो इसकी जगह जो 1,25,000 की जमानत ली है, इस जमानत पर उसमें 90,000 रुपये ही ऋण दे पाएगा, 90,000 ऋण दे पाएगा। इस प्रकार आप देखते हैं 1,25,000। तो इस प्रकार ये परिवर्तन जो बीच का डिफरेंस है वो ऋणों की सीमांत आवश्यकता कहलाती है आपकी। इसके बाद साख की राशि दूसरा इसका है स्टूडेंट्स, राशनिंग शब्द से आप जानते हैं कि राशनिंग का शब्द है कोटा। बैंक के लिए साख की राशनिंग कर देती है कि आप इतने से ज्यादा नहीं ले सकते, उनके लिए कोटा निर्धारित कर दिया जाता है बैंक के लिए केंद्रीय बैंक के द्वारा, और उस पर केंद्रीय बैंक द्वारा उस पर कोटा दे करके भी नियंत्रित किया जा सकता है। साथ ही केंद्रीय बैंक द्वारा साख के प्रभाव को विशेष रूप से सट्टे के लिए दी जाने वाली साख की मात्रा का नियंत्रित करना है। केंद्रीय बैंक व्यवसाय के लिए दी जाने वाली साख की मात्रा कोटा निर्धारित कर देती है, और व्यापारिक बैंक उन व्यवसायों के लिए निर्धारित कोटे से अधिक कर्जा नहीं दे सकते। और नंबर 3 प्रत्यक्ष कार्रवाई। इसका मतलब है बैंकों के ऊपर यदि बैंक उसका नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो उसके ऊपर प्रत्यक्ष कार्रवाई करते हैं। केंद्रीय बैंक को कभी कभी मजबूर होकर दूसरे बैंकों के विरुद्ध प्रत्यक्ष कार्रवाई भी करनी पड़ती है। इस विधि के अंतर्गत केंद्रीय बैंक उन बैंकों को ऋण नहीं देता या उनके कार्यों को कड़े प्रतिबंध लगा देता है जो केंद्रीय बैंक द्वारा अपनाई गई विधि के अनुसार कार्य नहीं करते, उनके ऊपर प्रत्यक्ष कार्रवाई कर देता है। और नंबर 4 आपका है नैतिक प्रभाव। केंद्रीय बैंक समय समय पर वाणिज्य बैंकों के लिए कुछ
निर्देश जारी करता रहता है, जिसके अनुसार उन पर नैतिक दबाव बना रहता है। केंद्रीय बैंक कभी कभी दूसरे बैंकों का नैतिक प्रभाव डालकर भी उन्हें साख नियंत्रित करने के लिए अपनाई गई नीति के अनुसार काम करने के लिए सहमत कर लेता है। केंद्रीय बैंक का सभी बैंकों पर नियंत्रण होता है, इसलिए साधारणतः साख के प्रभाव के संकुचन और विस्तार संकुचन में देश के केंद्रीय बैंक के अनुसार कार्य करता है। ये थे हमारे गुणात्मक, मात्रात्मक और गुणात्मक कार्य। अब हम बात इसकी अगली वीडियो में हम बात करेंगे तीसरी की, हम आज बात करनी है मौद्रिक नीति की। तो मौद्रिक नीति है वो किस प्रकार हमारे स्फीति या स्फीति को कैसे ठीक करती है, या न्यून मांग अधिमांग को कैसे ठीक करती है। सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं न्यून मांग, मौद्रिक नीति तथा न्यून मांग, या दूसरे शब्द में आप कह सकते हैं इसको, न्यून मांग को क्या कह सकते हैं, अस्फीति काल, अस्फीतिक अंतराल। इस नाम से भी आप इसको जान सकते हैं। तो ये हम न्यून मांग या अस्फीति अंतराल को ठीक करने के लिए सस्ती मौद्रिक नीति अपनाई जाती है। इसके अनुसार क्या करते हैं, हम सबसे पहले बैंक दर को कम करते हैं। बैंक दर को कम करके केंद्रीय बैंक दर को कम कर देता है, जिसके कारण पैसा बैंक दर कम होने से ब्याज दर भी कम हो जाती है। बैंकों से लोग भाग करके लोग पैसा लेने के ले लेते हैं, लेकर के निवेश करना चाहते हैं और अपना काम चलाते हैं, आय बढ़ती है। या इसके साख का विस्तार होता है और मांग में वृद्धि होती है। नंबर 2, केंद्रीय बैंक खुले बाजार की प्रतिभूतियां खरीदता है। केंद्रीय बैंक द्वारा प्रतिभूतियां खरीदकर केंद्रीय बैंक क्या करता है, जो बाजार लोगों से प्रतिभूतियां खरीद कर रख लेता है और उसके बदले में जो करेंसी है वो लोगों के पास चली जाती है, जिससे उनकी क्रय शक्ति बढ़ जाती है। क्रय शक्ति बढ़ने के कारण साख को बढ़ावा मिलता है, साख बढ़ जाता है और न्यून मांग से उभरने का मौका मिलता है। और इसके बाद जो अगला है वो नकद आरक्षित अनुपात को कम करके केंद्रीय बैंक क्या करता है, बैंकों के पास जो अपना पैसा बैंकों से जो अपने पास जमा करवाता है पैसा, वो पैसा कम दर पे कर देता है और धन कम करने से बैंकों के पास ज्यादा पैसा बच जाता है। लोग बैंकों के पास ज्यादा पैसा होता है तो वह लोगों को ब्याज पर ज्यादा पैसे देते हैं, जिससे साख का अधिक निर्माण होता है, साख में वृद्धि होती है और न्यून मांग से कमी से उभरने का मौका मिलता है। इसके बाद तरलता अनुपात को भी कम कर दिया जाता है। तरलता अनुपात दर को कम करके मान लिया पहले बैंक के पास खुद के पास 15% रिजर्व बैंक के पास जमा करना, 20% बैंक के पास रखने की इजाजत थी, निर्देश थे उसको। लेकिन यदि केंद्रीय बैंक चाहता है कि साख बढ़ाई जाए तो ये 10% कर दिया जाता है। 10% करने से जो 10% पैसा और बचा है वो पैसा भी लोगों को ऋण के रूप में दे दिया जाता है, जिससे साख बढ़ती है और साख बढ़ने से आय बढ़ती है और न्यून मांग से उभरने का मौका मिलता है। इसके अलावा केंद्रीय बैंक व्यापारी बैंकों को साख का विस्तार करके सलाह दी जाती है कि बैंकों की सलाह करें, ऋणों की सीमांत आवश्यकता को कम करें, राशनिंग को समाप्त कर दिया जाए, कोटों को समाप्त कर दिया जाता है, कोई जिसका मन करे उतना ही ऋण दें। कोटे जो आरक्षित अनुपात है, कोटों को समाप्त करके बढ़ाया जाता है, क्योंकि पहले कोटा था, उससे कोटे से ज्यादा भी, कोटा समाप्त करने के बाद कोटे से ज्यादा भी ऋण दिया जा सकता है, जिससे ज्यादा साख बढ़ती है
साख की इसके अलावा ऋणों की सीमांत आवश्यकता को भी कम कर दिया जाता है। सीमांत आवश्यकता को कम करके, इसके अलावा सस्ती मौद्रिक नीति, कहने का मतलब है सस्ती मौद्रिक नीति अपनाई जाती है। सस्ती मौद्रिक नीति अपनाकर, यानी सस्ती मौद्रिक नीति अपना करके न्यून मांग से उभरा जा सकता है और स्वीकृति काल से उभरा जा सकता है। लोगों के पास ज्यादा पैसा देकर के हम इस चीज से ऊपर आ सकते हैं। तो यहाँ हमारी बात थी मौद्रिक नीति में हर चीज को कमी करने की। और इसी प्रकार हम इसके बाद स्फीति काल के बारे में यदि बात करें, स्फीति काल के बारे में, अधिमांग के बारे में बात करें तो कम की जगह हम वृद्धि करेंगे और वृद्धि करने से साख का संकुचन होगा। संकुचन होने से जो अधिक मांग है हमारी वो घटेगी, घट जाएगी। तो यहां मौद्रिक नीति तथा अधिमांग कर देते हैं हम यहां। तो ये अधिमांग की जगह हमारा स्फीति काल आ जाएगा, स्फीतिक अंतराल आ गया। अब इसको क्या करना पड़ा, ये कम करने से नहीं होगा, फिर इसको हम क्या करेंगे, वृद्धि करके बैंक दर को बढ़ाएंगे। क्योंकि बैंक दर को बढ़ाने से ब्याज की दर भी बढ़ेगी। ब्याज की दर बढ़ने से जो पैसा बढ़ा हुआ है उस पर कंट्रोल हो जाएगा, कम हो जाएगा। लोगों को ज्यादा ब्याज के रूप में पैसा देना पड़ेगा, वो कम लोग ब्याज पर पैसा लेंगे, कम ब्याज पर लेके वो निवेश भी कम करेंगे और अधिक मांग है वो हमारी कम हो जाएगी। केंद्रीय बैंकों द्वारा प्रतिभूतियों को खरीदना या बेचना आ जाएगा। केंद्र है वो बैंक क्या करता है, जितनी प्रतिभूतियां हैं उसको बेच देता है और बेच करके जो पैसा बाजार में फैला हुआ है वो उसको अपने बैंक के अंदर इकट्ठा कर लेता है, जिससे साख कम हो जाती है और अधिक मांग कम होती है। इसके बाद अगला नगद आरक्षित अनुपात है। इसके दर को, अनुपात को अधिक करके, कम करके नहीं, वृद्धि करके उसमें बढ़ा देता है अनुपात को। यदि उसने देख लिया कि अधिक मांग में हो गई है तो इस दर को, अनुपात को अधिक कर देता है, या वृद्धि करके या अधिक करके। और इसी प्रकार तरलता अनुपात है, इसको भी कम करने की बजाय बढ़ा देता है, बढ़ा करके। और इसी प्रकार कोटा है, कोटे को समाप्त नहीं करता, कोटा लागू कर देता है। कोटा कहें आप कि वे हर बैंक के पास कोटा लागू करता है, आप इस कोटे से ज्यादा लोन नहीं देंगे, जिससे साख। ऋणों की सीमांत आवश्यकता है, इसको कम की बजाय अधिक करके, बढ़ा करके। जो बीच का डिस्टेंस था, जो मैंने बताया था कि जो ऋण है, जो जमानत है और ऋण की राशि है, उसके बीच का जो अंतर है वो अंतर बढ़ा देता है। अर्थात ऋण देने के लिए उसको पहले से ज्यादा जमानत के रूप में अपनी कोई वस्तु रखनी होगी। इससे ऋणों लेने की जो लोगों की संख्या है वो कम होगी, कम ऋण लेंगे लोग। और कम ऋण देने के कारण जो बाजार में मुद्रा का फैलाव है, साख है, वो कम हो जाएगी। और कम होने के कारण जो अधिमांग थी उसको कंट्रोल किया जा सकेगा। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, आज जो आपने पढ़ा वो था कि इसमें सस्ती की जगह महंगी हो जाएगी, महंगी मौद्रिक नीति। अर्थात आप संक्षेप में कह सकते हैं कि न्यून मांग को ठीक करने के लिए आप सस्ती मौद्रिक नीति को अपनाएंगे और अधिक मांग को ठीक करने के लिए आप महंगी मौद्रिक नीति को अपनाएंगे। क्योंकि मुद्रा महंगी हो जाएगी तो साख ऑटोमेटिकली से कम हो जाएगी। तो मेरे क्या ख्याल से बच्चों, आपने पहले भी ये बैंकों में, वाणिज्य बैंकों में या केंद्रीय बैंक वाले चैप्टर में आपने इस टॉपिक को पढ़ा था। आज फिर दोबारा से कराया, आज को आपको अच्छे समझ में रखा। पूरी उम्मीद, इसी उम्मीद के साथ आप बच्चों से विदा लेता हूं। धन्यवाद।